हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है कैपलर्स लॉ। ठीक है, ये कैपलर्स लॉ प्लैनेट्स के लिए दिए गए थे। किसके लिए दिए गए थे? प्लैनेट्स के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपलर्स लॉ। मैं हूं अजय कुमार शर्मा जो आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ लिखने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है कि केपलर्स बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर ये नियम रखा गए हैं और उन्होंने ही ये नियम दिए थे। इन्होंने क्या किया था, डेटा लिया, डेटा से फिर ऑब्जर्व किया, देखा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, कुछ चीज़ें प्लैनेट्स में, अपने सोलर सिस्टम में, किस में, अपने सोलर सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम डेटा लेते हैं कि सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, सबके साथ एक चीज़ कॉमन है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल बस का कलर येलो कलर होता है। क्या होता है? येलो कलर। तो सारी स्कूल बसों का कलर येलो है, तो ये कॉमन चीज़ है। समझ गए हैं ना? तो ऐसे ही जब हमने डेटा देखा, केपलर्स ने, हमने नहीं, केपलर्स ने डेटा देखा तो क्या पाया? केपलर्स ने पाया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके साथ कॉमन है अपने सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम में उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में कहा। किसके बारे में? प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में नहीं कहा। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट है। कितने हैं? 8 हैं। ओके, 8 प्लैनेट्स हैं। हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में कहूँगा तो क्या कहूँगा? सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो जो था वो 9वां ग्रह था, लेकिन उसकी जो ऑर्बिट है वो क्या होती रहती थी? चेंज होती रहती थी। ये चेंज बहुत कम है, जिसको आइंस्टाइन की थ्योरी ने प्रूव किया था। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ओके, ये वो थ्योरी है जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि हाँ, थ्योरेटिकली भी हम कह सकते हैं कि इसमें चेंज आता है, और वो चेंज बहुत कम है, वो चेंज सेकेंड में है। अब सेकेंड कैसे समझते हैं? जब हम डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिग्री। सबने देखा होगा ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 180 अंश डिग्री, 90 डिग्री। 1 डिग्री के कितने में भाग? 3600वें भाग को हम कहते हैं 1 सेकेंड। यानी कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट के बाद 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 3600वां भाग जो होता है वो 1 डिग्री का, उसे कहते हैं हम सेकेंड। क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत कम, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इतना हो जाता है, बहुत दिनों बाद ये क्या होता है, इसकी ऑर्बिट चेंज होती है, जिसकी वजह से प्लूटो को हटा देते हैं हम। किससे? सोलर सिस्टम से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पहली मैंने एक चीज़ बता दी जिसकी वजह से ये हटाया जाता है। अब बात आती है कि ये जो तीनों नियम है जो कि डेटा से निकाले गए थे। किससे? डेटा से हमें पता चला था, आंकड़ों से। किससे? आंकड़ों से हमें पता चला कि सारे प्लैनेट्स इस तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, तो हमने इसके लिए 3 नियम निकाले। कितने नियम निकाले? 3 नियम। ओके, तो हमने कितने नियम निकाले? 3 नियम निकाले। तो पहला नियम था कक्षाओं का नियम। जैसे हमारे न्यूटन के 3 नियम है। किन के नियम है? न्यूटन के 3 नियम है ना? न्यूटन के 3 नियम है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम। वैसे ही केपलर के भी 3 नियम है। याद करने का तरीका बता रहे हैं। न्यूटन के कितने नियम है? 3। तो केपलर के भी कितने नियम है? 3। जैसे न्यूटन का ऑर्डर है नियमों का, पहला नियम जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर का नियम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का नियम। थर्ड नियम एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम। ठीक है ना? ऐसे ही क्रम में ये भी हैं तीनों नियम। तो पहला नियम जो फर्स्ट लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि ऑर्बिट इसकी कैसी होगी। लॉ का मतलब नियम, ऑर्बिट मतलब कक्षा।
कक्षा इसकी कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने देखा कि सारे प्लैनेट्स एक ही तरह की कक्षा में, ऐसा नहीं कोई हाइपरबोला है, कोई पैराबोला है, यानी कि कोई अतिपरवलय में है, कोई परवलय में है, कोई दीर्घवृत्त में है, तो कोई वृत्त में है, ऐसा नहीं, सब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। किस में करते हैं? दीर्घवृत्त। तो ये जो मैंने फिगर बनाया, ये इसमें ये जो है, ये है दीर्घवृत्त, जिसके केंद्रक पर कौन है? सूरज है। क्या है? सूरज। इसमें ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है उसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस। ठीक है। अगर मैं इसको एक वृत्त बनाता तो इस तरीके से बन जाता, वृत्त होता तो इसकी रेडियस सब जगह से कैसी रहती? एक जैसी रहती। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, वृत्त को थोड़ा सा ऐसे पिचका दिया, तो ये बन गया क्या? दीर्घवृत्त, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। यानी कि एक दीर्घ अक्ष होता है, एक लघु अक्ष होता है। इसको हम लघु अक्ष कहते हैं, इसको ए कहते हैं, तो इसको बी कहते हैं। ये जो है इसको कहते हैं हम लघु अक्ष। क्या कहते हैं? लघु अक्ष। माइनर एक्सिस, अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इसको ए कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ए है और ये बी है। अब हम नियम बताते हैं कि पहला नियम इसी आधार पर है कि ये दीर्घवृत्त पर गति करता है। किस पर करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के परता दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन आवर solar system revolve around the sun revolve around the sun in the elliptical path. In the elliptical path, या in the elliptical orbit. ओके। यहाँ पर सेंटर प्लेस्ड एट द सन एट द सेंटर। सन कहाँ पर होता है? सेंटर पर होता है। यहाँ पर भी तुम लिखते हो सूर्य कहाँ पर है? केंद्र पर स्थित होता है। सूर्य केंद्र पर स्थित होता है। सूर्य हमेशा कहाँ पर होता है? केंद्र पर होता है। सन एट द सेंटर, सन कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। ओके। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। अगर मैं सेकेंड लॉ की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इसी के सेकेंड लॉ की बात करूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉज हैं। सेकेंड लॉ की बात करूँ तो इसको कहते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय चाल का नियम। तो चाल, सबसे पहले तो चाल समझते हैं। चाल होती क्या? चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब यहाँ पे है क्षेत्रीय चाल। क्या है? क्षेत्रीय चाल है। तो क्षेत्रीय चाल का मतलब है क्षेत्रफल बटे समय, यानी कि टी। यही तो होगा क्षेत्रीय चाल। ठीक है, क्षेत्रफल बटे समय। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसी बात करूं कि कोई भी प्लैनेट किसमें? एकांक समय में
एक समान क्षेत्रफल तय करता है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या क्षेत्रीय चाल का नियम। तो हम कहेंगे कि एकांक समय में किसी भी प्लैनेट द्वारा जो तय किया जाएगा क्षेत्रफल, वो हमेशा एक समान रहेगा कहीं पर भी हो, क्योंकि ये कैसा है? एलिप्टिकल पाथ है। तो यहाँ पे अलग क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे अलग तरीके से क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ लॉ की, तो सेकंड लॉ कहता है कि सन से सूर्य से, किससे? सूर्य से यहाँ पे कोई प्लेनेट है, क्या है? ग्रह है। कोई भी ग्रह हो सकता है, मान लीजिए अर्थ भी हो, क्या हो? अर्थ ही हो। तो यहाँ पे है प्लेनेट। तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली ये क्या है? रेखा है। ये क्या है? रेखा। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा एकांक समय में एक समान क्षेत्रफल तय करती है। ये जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए यहाँ था प्लेनेट, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। कितने समय में? डेल्टा टी टाइम में। कितने समय में? डेल्टा टी टाइम में। टाइम कितना लिया इसने? डेल्टा टी। तो क्षेत्रफल कितना इसने क्रॉस किया? वो है डेल्टा ए। कितना क्षेत्रफल क्रॉस किया? डेल्टा ए। डेल्टा ए टाइम क्रॉस एरिया क्रॉस करता है कितनी? डेल्टा टी टाइम में। तो हम इसका लॉ लिखेंगे, सूर्य से, किससे? सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा। अब ये क्या है? यही तो रेखा सूर्य से ग्रह को मिला रही है। यही रेखा, ये वाली रेखा एकांक समय में, या हम कह सकते हैं समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, या हम कह सकते हैं एकांक समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। दोनों का मतलब एक समान है। तो एकांक समय में एक समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट swept equal area in equal time interval. A line joining sun to planet swept equal area in equal time interval। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ फिगर से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इतना एरिया है तो हम टाइम इंटरवल कितना मान रहे हैं? सेम मान रहे हैं। टाइम इंटरवल कितना लिया? जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने डेल्टा टी टाइम लिया है प्लैनेट ने, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी ये टाइम कितना ले रहा है? डेल्टा टी ले रहा है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है वो, और ये जो एरिया है, दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। दैट मीन्स
अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन डेल्टा टी टाइम डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2। डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A2। A1 मीन्स ये वाला एरिया, हम इसको A1 नाम दे देते हैं। दूसरा यहाँ पर जो एरिया है वो वाला एरिया, दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा यदि टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो जाता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है यहाँ पे, इसको कहते हैं पेरीहीलियम, इसको कहते हैं एपीहीलियम। अब ये बहुत सन से बहुत दूर है, तो इसका वेग यहाँ पे, या चाल हम कह सकते हैं, चाल क्या है, बदलती रहेगी। अब इसमें क्या है कि वेग तो बदलेगा ही बदलेगा हमेशा, लेकिन चाल भी बदलती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, वेग बदलता है लेकिन चाल नहीं बदलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वेग भी बदलेगा और चाल भी बदलेगी। तो यहाँ पे चाल अधिक होती है, यहाँ पे चाल ग्रह की सबसे, सॉरी, यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ धीमे धीमे चलता है, क्योंकि ये नियम बताया गया है कि जो एरिया है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बनाता है, काटता है, ठीक है। इसको तुम बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। घर में एक बहुत बड़ा सा बर्तन हो, जिस गोल हो, तो आप एक कंचा लेंगे, कंचे को क्या करेंगे, एक सिरे पर डालेंगे और वो कॉर्नर तक, नीचे तक जाएगा, फिर थोड़ी दूर के बाद ऊपर आएगा। तो जब वो नीचे होता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, जब वो ऊपर आता है तो बहुत धीमे धीमे आता है। तो इसी तरीके का इसका मोशन होता है प्लैनेट का सन के अराउंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या, चाल क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे चाल अधिक होगी, ठीक है। लेकिन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एरिया है, हमने एक चीज़ कॉमन निकाली कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करता है, तय करता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कि यह जो सेकेंड लॉ है क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है, या हम कह सकते हैं द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण करता है। किसका करता है, कोणीय संवेग के संरक्षण को दोहराता है या करता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको केपलर का द्वितीय नियम। कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। अंग्रेजी में लिखेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ based on the conservation of angular momentum। किस पर बेस्ड है, सेकेंड लॉ केपलर का एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये सीधे सीधे 2 नंबर में एक बार पूछा गया है पिछली बार, ठीक है। और ये पूरा जो लॉ है वो 3 नंबर में पूछा गया है, तो कुल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया है, केवल इसी को देखते हुए, ठीक है। क्या पूछा गया था कि बताइए कौन सा ऐसा
लॉ है केपलर का जो कोणीय संवेग के संरक्षण या किसी भौतिक राशि के संरक्षण को बताता है। तो ये कौन से नियम को बताता है? कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को बताता है। कौन सा? द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। अगर मान लीजिए 2 नंबर में आ जाए, केवल इतना लिख दोगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा सा डेरिवेशन इसका करेंगे कि कैसे ये कोणीय संवेग के संरक्षण को फॉलो करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें ये जो आर्क है, यहाँ पे क्या है? सन है। इसको हमने एस मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, ए से बी जो है वो डेल्टा एक्स है। वो कितना है? डेल्टा एक्स है। कितने टाइम में ट्रेवल करता है? डेल्टा टी टाइम में। क्योंकि ये हम मेजर एक्सिस मान रहे हैं तो एवरेज डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये हो गई 1। कितनी हो गई? 1। तो हम कंसीडर करते हैं दैट ट्रायंगल एस ए बी। हम ये ट्रायंगल मान लेते हैं। कहाँ पर? जैसे हम फिगर में आपको दिखाएं, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? इसी ट्रायंगल को हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसको अगर मैं लिखूं, ए बराबर 1/2 बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई यानी कि हाइट। इसको अंग्रेजी में कहेंगे बेस इंटू हाइट ओके, बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं डेल्टा ए लिखूं, क्या लिखूं? डेल्टा ए, यहाँ से यहाँ तक का, मैं इसको डेल्टा ए नाम दे देता हूँ। तो ये जो है 1/2 हो गया, आधार हो गया आपका कितना? ए, यानी कि बेस हो गया ए, और हाइट कितनी हो गई? डेल्टा एक्स। अब हमें, क्योंकि हमें एरियल वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है? एरियल वेलोसिटी। तो एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आता है, यही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे लिख देंगे या तो हम टी से डिवाइड कर देंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, टी से, डेल्टा टी से, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो। डेल्टा टी से समीकरण नंबर 1 में भाग देने पर, अगर मैं इसका भाग दे देता हूं तो कितना बच जाएगा? ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 ए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं, किस में लिखूं? अंग्रेजी में लिख दूं इसको, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ओके, तो अब हम इसको आगे लिखते हैं। ये हो गया। अब हमें पता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है वेलोसिटी, कह सकते हैं हम इसको चाल कह सकते हैं। तो ए इंटू वी हो जाएगा, ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में m से ऊपर m से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण के दाएं पक्ष में, किसमें, दाएं पक्ष में m से गुणा तथा m से भाग देने पर, यानी कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या करें, m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें। एबव इक्वेशन, अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं, एबव इक्वेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ m से एबव इक्वेशन में डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी, राइट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन, ऐसे लिखो RHS ऑफ एबव इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 1/2 a इंटू वी m अपॉन m। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोणीय संवेग होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इसको हम कहते हैं, हम हिंदी में कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। इसको हम L से डिनोट करते हैं, J से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, L से। तो L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। क्या होता है, R क्रॉस P, या हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू कोणीय संवेग इक्वल टू रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी, यानी कि अंग्रेजी में अगर मैं लिखूंगा तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो रेखीय संवेग P हो गया, रेखीय संवेग कितना हो गया, P हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, R हो गई, या हम कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम P हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो गई, यानी कि लंबवत दूरी कितनी हो गई, R। अगर मैं संवेग को लिखता हूं तो हमें पता है संवेग बराबर होता है R m इंटू वी, यही तो होता है। अब यहाँ पे R की जगह मैंने क्या लिया है, A लिया है। क्या लिया है, A। तो अब यहाँ पे देखो एक जैसा है, अगर मैं इनको एक बार एक जैसा करके देखूं, R को बस बदल दूं क्या, A, तो ये हो जाएगा A m इंटू वी।
यानी कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एल रख सकते हैं, एल रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा एल, कौन हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, यानी कि कोणीय संवेग हो जाएगा बटे 2m। ये आपका लॉ है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है या टोटल जीरो है तो हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल टॉर्क आपके सिस्टम पर लग रहा है तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, कंजर्व होने का मतलब कांस्टेंट है, तो ये हो गई कांस्टेंट m मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट, ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है ही, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब कांस्टेंट रहेगी तो क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा हमेशा। अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल इक्वल रहे, ये चेंज हो जाएगा तो ये वेरिएबल हो जाएगी क्वांटिटी। कांस्टेंट होने के लिए दोनों का रेशियो एक समान रहना चाहिए, यानी कि जितना एरिया चेंज हो जिस रेशियो में, उस रेशियो में ही टाइम लेना है आपको। अगर वो रेशियो बराबर रहता है तो वो चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ। कौन सा पढ़ते हैं, थर्ड लॉ। थोड़ा स्लो है तो धीमे धीमे इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम थर्ड लॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ कहता है कि जो परिक्रमा काल है, ठीक है, वो क्या रहता है, चलो थर्ड लॉ लिख लेते हैं। दूसरे कलर में लिखेंगे इसको थोड़ा। थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ खाली लिख लो। हिंदी में इसको कहते हैं तृतीय नियम। क्या कहते हैं, तृतीय नियम। इसको कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। काल का नियम, इसको कहेंगे लॉ ऑफ रेवोल्यूशन, या हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये नाम हो सकते हैं, कई प्रकार से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो आपको कोई भी एक नाम लिखा हुआ दिखेगा तो आपको वही लिखना जो मैं अभी यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। इसका लॉ कहता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पहले लिख देता हूँ कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। टी है टाइम पीरियड, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर इनके नाम लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष। इसको हम कहते हैं आवर्त काल। क्या कहते हैं,
आवर्तकाल, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ओके, इसी से हम लॉ बनाएंगे अपना, लिखेंगे इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले में है क्या, टाइम पीरियड है। ये किसका टाइम पीरियड है, प्लैनेट्स का है। किसका है, प्लैनेट्स का, जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। किसके अराउंड, सन के अराउंड परिक्रमा करने वाले किसका, ग्रह का आवर्तकाल का क्या है, ये वर्ग है। इसको कहते हैं, स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग। आवर्तकाल का वर्ग, इसको कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं, समानुपाती। समानुपाती है किसके, दीर्घ अक्ष के घन, इसको क्या कहते हैं, घन। जब 3 पावर होती है तो क्या कहते हैं, घन। घन के समानुपाती होता है। ठीक है ना, हम इसको लिखेंगे। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ठीक है, लिखा हुआ और इससे मैच करना। सूर्य के परितः परिक्रमा, परिक्रमण करने वाले या परिक्रमा करने वाले करने वाले प्रत्येक ग्रह, करने वाले प्रत्येक ग्रह का ग्रह के आवर्त काल का, ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, आवर्त काल का वर्ग, यानी कि पावर कितनी है, 2। आवर्त काल कितना है, t। आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये नियम है, ये क्या है, नियम है। ठीक है ना। सूर्य के परितः परिक्रमा करने वाले प्रत्येक ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, प्रत्येक ग्रह के आवर्त काल का वर्ग दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये आपका नियम हो गया। कौन सा नियम, तृतीय नियम, परिक्रमा काल का नियम। अंग्रेजी में इसको कैसे लिखेंगे, ओके। हाँ, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of every planet revolve around the sun is proportional to the is proportional to the cube of the semi major axis। ओके, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, एवरी प्लेनेट
जो प्रत्येक प्लेनेट है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ए है। ये आपका थर्ड लॉ हो गया। क्या हो गया? थर्ड लॉ। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केपलर्स के नियम को लिख सकते हैं। अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। इसमें एक चीज़ और है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रूव करते हैं? ये अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो इसको लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम पे वो डेरिवेशन आ नहीं रहा, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, नहीं। तो अब इसका अगर मैं प्रूफ लिखूं, तो प्रूफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपका प्लेनेट है, सॉरी सन है, यहाँ पे क्या है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर। कितनी है? स्मॉल आर। ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। तो एक फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, जो कि क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यानी कि ये हो जाएगा अभी अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अप केंद्रीय बल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक अंदर की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पर मास ऑफ द सन है कैपिटल एम, इसका है स्मॉल एम, रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है। तो हम टोटल डिस्टेंस लेके ही चलेंगे, ये स्मॉल आर है। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ की तरफ लगेगा एम कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ये प्लेनेट को इसी के चारों तरफ एक ही कक्षा में रिवॉल्व करना है, तो ये कंडीशन कंपलसरी है कि mv² अपॉन आर शुड बी इक्वल टू द कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, इनके इक्वल। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इक्वल। जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो रिवॉल्व करेगा। मान लीजिए mv² ज़्यादा हो जाता तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन में जाएगा, फिर धीमे धीमे अपने पाथ को जैसे करना है वैसे चेंज करेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका पाथ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और एक टाइम आएगा इसमें कोलाइड कर जाएगा। ठीक है ना। तो दो, अगर उसको अपनी कक्षा में गति करते रहना है, रिवॉल्व करते रहना है, तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन। कंडीशन मीन्स शर्त है। शर्त ये है कि स्मॉल एम v² अपॉन आर बराबर होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर को आप ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ये एवरेज है, एवरेज डिस्टेंस या एवरेज रेडियस है। ओके। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा v² इज इक्वल टू, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, यानी कि v इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का 1/2। अब देखते हैं टाइम पीरियड निकालना। मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो आपको पता है ये कैसा है, अगर ये पाथ चल रहा है तो एक जब पाथ कंप्लीट कर लेगा, एक राउंड क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो एक राउंड में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन, या हिंदी में कहें कि एक चक्कर में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल।
तो मान लीजिए एक चक्कर में लिया गया समय कितना है, कैपिटल टी। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, v बराबर एक्स अपॉन टी। मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है, तो एक्स अपॉन वी हो जाएगा कि नहीं, यहीं से हम निकालना है। तो टाइम हो गया, टाइम पीरियड। अब एक चक्कर में जो दूरी है x वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये व्रत मान रहे हैं हम अप्रोक्सीमेटली, अभी अप्रोक्सीमेशन लगा के चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको व्रत मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। और वेलोसिटी हमें पता ही है कितना है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर की पावर 1/2। अब हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। आर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर की पावर 3। 2 है ऊपर जाएगा 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये टोटल कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही आपका लॉ है, यही क्या है, थर्ड लॉ है ना। ओके तो थोड़ा स्लो है, ओके। सही से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सही हो जाएगा। ये हैंग करने लगा है थोड़ा सा, ठीक है। ओके हाँ अब हो गया सही, ठीक है ना। हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, पूरा जो हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है उसको एक साथ देखना चाहते हैं, केपलर का तीनों नियम। ये मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये आ जाए, 90% प्रोबेबिलिटी है आने की। कितनी है, 90%। तो हम पहला लॉ देखते हैं, दूसरा लॉ देखते हैं। पहला नियम होता है कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम होता है क्या, क्षेत्रीय चाल का नियम। तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम मैंने कहाँ लिखा है, ये लिखा है थर्ड लॉ। इनको मैं अलग कलर से थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, ओके। तो ये हो गया पहला नियम, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा नियम, यहाँ तक है, ठीक है। और ये है आपका तीसरा नियम, थर्ड लॉ, ओके। तीनों नियम आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए, तीनों। पहला नियम कहता है कि सारे प्लैनेट, सौर मंडल के सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, जिसके केंद्र पर क्या रहता है, सन रहता है। केंद्र पर क्या होगा, सन होगा। सन के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, कक्षीय चाल का नियम। कक्षीय चाल के नियम में ये बताया जाता है कि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल तय करेगा। क्या करेगा, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल तय करेगा। अगर मान लीजिए डेल्टा टी बदल जाता है तो एरिया भी उतने ही रेशियो से बदलेगा। तो वही चीज़ दी गई है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और ये किसके नियम पर आधारित है, संवेग के संरक्षण के नियम पर। कौन से, कोणीय संवेग। कौन सा संवेग, कोणीय, रेखीय संवेग नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाता है डेरिवेशन। तो मैंने क्या लिया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया था, हमने फॉर्मूला रखा, डिवाइड किया, और हमारा ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एल में बदलना था तो ये कंजर्व क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल बल आघूर्ण यानी कि बाह्य बल आघूर्ण शून्य है। क्या है, बाह्य बल आघूर्ण
शून्य है, जिसकी वजह से ये कंजर्व रहेगा। तीसरा नियम क्या है, कहते हैं परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये कहता है कि जब सारे प्लैनेट, जो प्रत्येक प्लैनेट, हर एक प्लैनेट जो सूर्य के परता परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, उसका आवर्तकाल का वर्ग, किसका आवर्तकाल का वर्ग दीर्घ अक्ष की, जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके घन के समानुपाती होगा। ये तृतीय नियम है। इसको निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, ये वाला लॉ लेते हैं, जहाँ पर अपकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होंगे, बराबर रखते हैं। आपकी v की वैल्यू आती है, v से हम t निकालते हैं, t के। तो ये हमारे तीनों नियम हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो जाइए आप हमारे जो चैनल है जिस पर ये सब पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल हैं, पॉलीटेक्निक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सारे सब्जेक्ट के जो 5 सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। चैनल का नाम है FTP यानी कि फ्यूचर टेक पाठशाला। फ्यूचर टेक पाठशाला ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके अभी डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएँ, आप पास हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बैक लगती हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। ठीक है, इसीलिए ये शुरू किया गया है, जिसमें क्या होता है, क्लास में बता दिया गया है, अब उसको साफ कर दिया। अब दोबारा क्लास हो सकता है, टाइम मिले तो रिवीजन हो पाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये सुविधा रहती है कि आप इसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं, जितनी बार हो उतनी बार देख सकते हैं। अगर आप लेटे हुए देखना चाहते हैं तो लेटे हुए देखना चाहते हैं तो लेट के देखिए, ठीक है ना, जब टाइम मिले तब देखिए। आप गाँव में हैं तब भी देख सकते हैं, ठीक है। कॉलेज में है, कॉलेज में कहीं टाइम मिल रहा है, कोई लेक्चर खाली है, उस समय प्ले करके देख सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है इस चीज़, किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करने का और टीचर से पढ़ने का। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डॉक्यूमेंट में हाँ आ रहा है, आ रहा है। Oh my God! ये कहाँ से आती है? ये नहीं, वो छोटा करते रहते, मतलब एक ही स्लाइड पे छोटा करते रहते हैं। हाँ, पहले हम देखते रहते ऊपर नीचे कर कर।